द आरकेबी शो के सह-प्रायोजक हैं अग्नि ज्वेल, अनमोल आप ही की तरह, एलजी हाउस होल्ड एंड हेल्थ केयर सुपर वैल्यू ऑफर, एंकर वाइट टूथपेस्ट, 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट, सुरक्षा नए जमाने की, एंकर रोमा यूरो स्विचर, जिंदगी खूबसूरत बनाए, सेंट एंजेलोस कंप्यूटर एजुकेशन, द सेंसिबल चॉइस, हिट रिफिल 45 नाइट्स नॉट फॉर ₹45 बट फॉर ₹36 ओनली, देना बैंक और अमूल दूध, ममता की तरह फ्रॉम अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, सारा प्रणाम। साहस में मुंबई के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और हर रोज की तरह एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मुख्य समाचारों के सह प्रायोजक अग्नि ज्वेल्स, अनमोल आप ही की तरह, जान पहचान बढ़ाओ, जिंदगी का स्वाद पाओ। श्रीनगर टूरिस्ट सेंटर का पर आतंकवादी हमला, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इसके बावजूद कल शुरू होने वाली बस यात्रा बिल्कुल नहीं रुकेगी और वरिष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर गिरफ्तार हुई हैं। एमटीएनएल अधिकारी के घर पर जांच एजेंसियों के छापे मारे गए हैं और वैट का विरोध जारी है। मुंबई के आजाद मैदान में व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और इसके पहले कि हम आपको दिखाएं अपनी सबसे पहली खबर जो श्रीनगर से संबंधित है, आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट। जयवंत कावले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन। You've just spoken in our Maharashtra समय and we thank you very much for the fact that you stayed on. जैसा कि आप जानते हैं जयवंत कावले साहब चेयरमैन हैं एमएसईबी के और प्रोफेसर अय्यर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर so that you could join the discussion on power in Maharashtra. Thank you sir, thank you so much and we'll talk to you gentlemen in just a moment. और यदि आपके पास कोई प्रश्न है जयवंत कावले साहब के लिए और प्रोफेसर अय्यर जी के लिए विद रिगार्ड टू पावर जनरेशन इन महाराष्ट्र तो जरूर भेजें। यू नो द एसएमएस ऑफ दिस शो व्हिच इज 9090। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 9090 पर आप अपने प्रश्न भेजें। इस वक्त हमारे साथ हैं जयवंत कावले जी जो चेयरमैन हैं एमएसईबी के और पावर एक्सपर्ट प्रोफेसर अय्यर। इनके लिए यदि आपके पास कोई प्रश्न है जरूर भेजिएगा। एंड इन केस यू वाचिंग अस अब्रॉड प्लीज डू सेंड योर ईमेल्स। ऑफ कोर्स यू कैन सेंड योर ईमेल्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एज वेल on rkb@sarasamay.com. That's rkb@sarasamay.com. Our guests at the moment, Professor Iyer and Jayawant Kale Saab, who is the chairman of the MSEB. जैसा कि आप जानते हैं कि आज श्रीनगर के पर्यटन भवन यानी टूरिस्ट सेंटर पर आतंकवादियों के हमला करने पर पूरा का पूरा भवन जो है वो जल गया। हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं और 2 टेररिस्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकवादियों ने सेंटर पर बम फेंका था जिससे आग लगी है। पर्यटन सेंटर में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। कल से शुरू हो रही श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा के मद्देनजर आतंकवादियों ने यह हमला किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमले के बावजूद भी बस यात्रा शुरू होगी और साथ ही उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कल प्रधानमंत्री के साथ श्रीमती सोनिया गांधी, गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल और विदेश मंत्री नटवर सिंह श्रीनगर जाएंगे। साथ में ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर याद दिला दें कि कल बस सेवा शुरू होने वाली है श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच और पहले भी कई आतंकवादी गठों ने यह ऐलान कर दिया था कि इस बस सेवा के बरखिलाफ वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये टूरिस्ट सेंटर है जो जल रहा है और इसका सीधा प्रसारण आपको देखने को मिला था यहीं सारा समय मुंबई पर एंड दीज शॉट्स वर सीन by you in the morning when it actually took place। आपको एक बार फिर बता दें कि 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और 6 लोग घायल हुए हैं। किसी के मरने की यानी किसी टूरिस्ट के या आम आदमी के मरने की कोई खबर नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री निर्धारित समय पर शुरू होगी। जी हां, बस सेवा निर्धारित समय पर शुरू होगी और इन घटनाओं से ना भारत सरकार पर ना पाकिस्तानी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तानी सरकार ने भी इस पूरी की पूरी घटना की कड़ी निंदा की है और ये कहा है कि इन प्रयत्नों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ रही घनिष्ठता है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा पाकिस्तान सरकार ने भी ऐलान किया है।
जो लीकेज रहती है उन लीकेज को भी बंद कर दिया गया था, उनको कहा गया था कि वो लीकेज वहां से हटा दें। और गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि बस सेवा ज्यों की त्यों चालू रहेगी और इस मामले में भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करने वाली है। देखते हैं गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने क्या कहा। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ करवा दीजिए, मोबाइल से स्विच ऑफ करा दीजिए। अभी भी हाँ स्विच ऑफ, हाँ स्विच ऑफ कर दो, प्लीज स्विच ऑफ। Well, this is the information I would like to give it to you. We have taken the stock of the situation. Obviously, it was a very desperate act of some terrorist organization with an intention to disrupt the ongoing peace process. All passengers who were to take the bus to Muzaffarabad are safe. In all, 24 passengers were to go, and all 24 are absolutely safe. The passengers were not housed in the building which was attacked. The building which was attack was the administrative block. 22 passengers were housed in another building and 2 passengers were in Baramulla. As per the latest report, the attack was carried out by 2 militants and both have been liquidated. 6 persons have been injured at the site, including 1 policeman, but none of them has suffered a critical injury. We are in touch with the state government. I have spoken to the Chief Minister and also to Mr. Ghulam Nabi Azad, who is there. The morale of the people and the passengers appears to be high. The bus will leave for Muzaffarabad as per the schedule. I will accompany the Honorable Prime Minister and Honorable Chairperson UPA during their visit to Srinagar. Any reason for why this happened, sir? Because you said all precautions, all safeguards were being made. Why did this security lapse take place? We don't want to enter into an argument of this nature. We know how these things happen and how the Parliament was also attacked. The identity of the 2 militants, has the identity of the 2 militants been established? Are they Pakistanis? Who are they and what? We don't have any information about that either. And has anybody spoken to Pakistan on this regard from the government of India? Well, they have made certain statements on this point, and as far as my information goes, they have condemned this. No, but has there been a government-to-government contact? I mean, Well, government is too big. I do not know who has spoken and who So has what not. is the current assessment of your ministry of the situation on the ground? Beg your pardon? What is the current assessment of the situation on the ground? Tomorrow a whole host of very senior government of India people are going to be there. Are you confident that it will be a secure location? And number 2, where is the bus being flagged off from now? We should realize that these things have been happening, and there are a few people who are wanting to derail the process, peace process. We should not be cowed down by such things. We should be bold enough as a country to face these situations.
and we are doing it. So what is the Home Ministry's assessment of the security threat today? I have given you the Home Minister's Sir, assessment. at this point, do you believe that there could be something else tomorrow? Are you taking enough precautions? That's what I'm asking. We are taking enough precautions. We are in a position to say that we have taken enough precautions, more than enough precautions. सर किसी टेररिस्ट आज की घटना हुई है क्या? उस घटना के बाद कल जो बस वहाँ से जाएगी श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए, उसके लिए क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है? उसके अंदर कोई बढ़ोतरी किसी तरह की गई है या की जाएगी? देखिए, ये जो मैटर्स हैं, वहाँ के जो हमारे सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, उनके राय पर हम करते हैं। आज का जो हादसा हुआ है, उसके बाद जो भी करना जरूरी है वो तो पहले ही किया गया है, उससे ज्यादा भी करना जरूरी है, तो वो करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी टेररिस्ट ग्रुप ने कोई रिस्पांसिबिलिटी अभी ली है जो जिन्होंने पहले थ्रेट किया था? उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। पाटिल साहब, सिक्योरिटी लैप्सेस की बात स्वीकार करते हैं आप? अब देखिए, मैं यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, इसका जवाब जहाँ पर देना है मैं जरूर दे दूंगा। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो वहां पर हुआ है। हम किसी को डिमोरलाइज भी नहीं करना चाहते, आपको भी नहीं करना चाहते, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं करना चाहते, और लोगों को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। Sir, do you expect some sort of a reassurance from the Pakistanis that they will provide security cover on their side? Would your ministry be talking to your counterpart at their end? External Affairs Ministry will be talking to them, and they have already done that. Thank you. फिर शिवराज पाटिल जी ये बताते हुए कि कल जो बस चलेगी श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए, उसमें सुरक्षा के जो इंतजाम करने चाहिए थे वो कर चुके हैं, और भी अगर करने पड़े तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक उनके पास जानकारी है, अभी जिन लोगों ने सेंटर पर हमला किया था उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल उनके पास यही जानकारी थी। लेकिन फिलहाल हमारे पास हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट। कौले साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जहां तक पावर जनरेशन का प्रश्न है, महाराष्ट्र में यू हैव ए मेजर शॉर्टफॉल, लेकिन ये सीरीज ऑफ एमओयू साइन करने के बाद ऐलान ये हुआ है सरकार की तरफ से कि 2010 तक ये शॉर्टफॉल ही नहीं बल्कि पूरा ही नहीं होगा, बल्कि आपके पास सरप्लस पावर आ जाएगी जी। ये आप मानते हैं? इसका सिनेरियो हमने ये देखा है कि आज हमारा करीब 3000 मेगावाट का शॉर्टेज चल रहा है। 2009-10 तक ये शॉर्टेज अगर कुछ नहीं किया तो 7700 मेगावाट तक चला जाएगा, जिसके लिए करीब 10,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमको निर्माण करनी पड़ेगी। जो हमने एमओयू किए हैं वो 12,500 मेगावाट के हैं। इसके अलावा हमने इसके पहले ही सेंट्रल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट हैं एनटीपीसी के और एटॉमिक एनर्जी के भी, उसके अंदर 2400 मेगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट्स किए हैं, और हमारे खुद के 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं। तो अगर ये 12,500 मेगावाट सब प्रोजेक्ट्स अगर नहीं भी हुए तो भी मैं मानता हूं कि इसे अगर 50% आ जाए तभी भी हमारे पास बिजली की कमी नहीं रहेगी। ऐसा आपका मानना है? Professor Iyer, would you like to tell us something about it? Do you believe that? Yeah, see, I would like to give them the opportunity to do the thing or execute the plan, but I have one fundamental skeptical point, because how they dealt with Enron. देखिए 2184 मेगावाट आपके पास पड़े हुए हैं, वो पहला क्रिटिसिज्म है मेरा कि 2184 मेगावाट जो हाथ में पड़ा है, बर्ड इज इन हैंड इज वर्ड टू इन द बुश, जिसको 6 से 8 महीने में हमेशा खड़ा किया जा सकता है, उसके ऊपर ना तो पॉलिटिकल विल दिखाई है और टू मच उसके ऊपर क्या बोलते हैं डिली डैलिंग हुई है। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो प्रोफेसर अय्यर ने अभी जो सिलसिला रेज किया है, इसके बारे में जयंत पाटिल साहब से हम लोगों की बात हुई थी। जयंत पाटिल जैसे कि आप जानते हैं वित्त मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने इस बजट में भी इस बात को रखा है और ये कहा है कि डाबहोल परियोजना को दोबारा शुरू करने की पूरी कवायद की जा रही है। और हमने जब उनसे इस चीज के बारे में बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि सेंटर के साथ केंद्र के साथ ये बातचीत चल रही है, और प्राइसिंग के ऊपर जो झगड़ा चल रहा था, जो एक्सेप्टेबल प्राइस होगी महाराष्ट्र को, उसके बारे में भी पत्र लिखा जा चुका है केंद्र को जी। तो उसके बारे में कुछ हो रहा है। आई वंडर इफ यू कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट इट। आज की तारीख में आपके पास कोई जानकारी है जो डाबहोल के बारे में आप हमें दे सकें? No, as you said, Government of India is making efforts to restart the Dabhol project,
और उसमें हमको पूछा गया था, महाराष्ट्र सरकार को पूछा गया था कि ये पूरी पावर आप लेंगे क्या, तो हमने कहा हम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो रीजनेबल टैरिफ होना चाहिए। जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो दोबारा नए से रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, और इंडिकेटिव टैरिफ जो हमको बताया गया था ₹2.20, उस टैरिफ पर हमने हमारी रेडीनेस जताई है कि हम खरीदेंगे। तो एक अप्रॉक्सीमेट तौर पर अगर बात की जाए, भले ही हम स्पेसिफिक डेट ना दें, लेकिन क्या इस बरस के अंदर अंदर दाभोल परियोजना का दोबारा शुरू होने के संकेत हैं क्या? इस वर्ष के अंदर नहीं होगा, इसलिए कि जब प्रोजेक्ट चल रहा था तो नाफ्ता पर चल रहा था जी। आज नाफ्ता की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, और कोई रीजनेबल टैरिफ पर नाफ्ता पर ये प्रोजेक्ट चला नहीं सकता है, इसलिए वो गैस पर चलाना पड़ेगा। अगर गैस पर चलाना है तो वहाँ जो LNG टर्मिनल है उसको पहले पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने में 8 महीने या 1 साल तक लग सकता है, उसके बाद भी प्रोजेक्ट चालू हो सकता है। एंड विल यू बी रीनेगोशिएटिंग विद दोज पीपल हु ओन एनरॉन राइट नाउ, नेमली GE एंड बेक्टेल? उन्हीं से आप बात कर रहे हैं, क्या वही प्लांट को रन करेंगे या कोई और रन करेगा, या फिर उसको दोबारा मार्केट में डालेंगे? नहीं, जैसे अभी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऐसा बताया गया है कि गेल, NTPC और IDBI, SBI ये कंपनी फॉर्म करेंगी, और वो कंपनी वो दाभोल प्लांट चलाने के लिए ले लेगी, और 1 साल के बाद अगर उनको चाहिए तो वो बेच सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द आर्बिट्रेशन दैट इज गोइंग ऑन इन लंदन एट द मोमेंट, क्योंकि आर्बिट्रेशन अभी चल रही है। दैट इज गोइंग ऑन जी। तो आर्बिट्रेशन के चलते हुए क्या आप फिर भी, आपके पास ये हक है कि दाभोल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो अलग से कंपनी बनी थी उसको आप किसी और के हाथ में दे दें? कानूनन क्या ये निगोशिएटेड सेटलमेंट करनी पड़ेगी जी। जब सेटलमेंट होगी तो कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट, पूरी तरह से सेटलमेंट होगी। कोई भी पार्टी उसमें अगर ऐसा रह गया जिसको ये सेटलमेंट मंजूर नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुरुस्त बात है। इसमें मेरा एक पॉइंट है कि देखिए, इसमें 2 स्पेशल व्हीकल कंपनीज है। वन इज द GPIC which is going to look at the gas terminal, and the other one is the financial institution base, so जो ये इन्वेस्टमेंट जो इसमें आ रही है 2 तरह से आ रही है। एक तो नंबर 1 पॉइंट की GE और बेक्टेल जो इस वक्त 85% के करीब स्टेक उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि एनरॉन का उन्होंने स्टेक ले लिया है इस वक्त। तो बीच में महाराष्ट्र से एक प्रॉब्लम आई थी जो हमें सामने करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इसमें कीन है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। तो महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कंपनी ने बीच में कोर्ट में 36 करोड़ डाल के एक केस डाल दिया, जो भी वापस लटका दिया उसको 3-4 महीने के लिए। ये मतलब ये नेगोशिएशन सिचुएशन नहीं है, दिस इज अ कन्फ्रंटेशन सिचुएशन। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, माय पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज महाराष्ट्र स्टेट एंड स्पेशली इट्स ऑल द stakeholders, especially I would say even people are stakeholders, have not been dealt with in a fair manner. अगर आपको GE और बेक्टेल को नहीं इन्वॉल्व करना है तो आप ये टरबाइन चला नहीं सकते, पहली बात है, वेरी सिंपली, बिकॉज you need retrofitting because you've operated the whole thing on naphtha. When the entire project was on LNG, they operated on naphtha. Now the whole system has to be cleaned up, because if you want to operate on gas, the same system, you need to retrofit, you need to renovate and modernize and start this plant. And that itself will take a long time. No, I do not think so, because the experiences in the United States with such plants are 3 months on an average to retrofit. Are you saying that at the moment we are in a position to start Dabhol, say within a period of 6 months? Absolutely. If you have it simply needs an agreement right will. now. It simply needs political will. Technically, it is 100% possible. I can tell you that NTPC, who are experts, who deal with me on a continuous basis, have told that this project can start in that period of time. The problem is government has to make different statement. People like PSUs who are very efficient now, I tell you, like NTPC, the top people are ready to say that we will do it in 6 months. We're technically Mr. sound. Kaule. My reaction to that would be, yes, it is possible to run it, technically speaking, but it will run on naphtha, and the price per unit will be more than 5 rupees. Who can afford it in today's situation? That's That right. is one point. And nobody can start it without having a comprehensive settlement of the issue. Now that settlement is in process. People are talking to each other. It's not as if no effort is being made. Effort is being made. How close to that final solution we are, I don't know. And just for the record, who is talking to whom? Can we also know Everybody is that? talking to each other. क्योंकि इस वक्त स्थिति ये है, क्योंकि जानकारी के अभाव में
लोगों को ये लगता है, तकरीबन सभी को ये लगता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में क्या हो रहा है, क्या जी और बेक्टल से बात की जा रही है, या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है, ना सरकार की ओर से ना कहीं और से। यहाँ तक बहुत जानकारी आ रही है जी नहीं, क्योंकि अखबार में ये जानकारी आ रही है। अखबार में जानकारी विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा आ रही है। जहां तक आधिकारिक तौर का प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जहां तक दाभोल का प्रश्न है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां तक दाभोल का प्रश्न है इस वक्त स्थिति क्या है? नेगोशिएशंस के बारे में मैं अधिकृत तरीके से कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा नहीं हूँ। जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो नेगोशिएशन, लेकिन आपको ये जानकारी है कि नेगोशिएशन चल रही है? नेगोशिएशन चल रही है। That you can state without any doubt at all. Yes. But the point that Professor Iyer raised with regard to the court case, and on the one level there seems to be a confrontation, and on the other level there seems to be arbitration going on, and on the third level there is some talk of compromise. See, both things have to be continued simultaneously. Nobody will give up his legal position. While the negotiations are going on, the courts are not sitting idle. Nobody will say that, okay, all these things are, we have not yet reached a standstill agreement. When you reach a standstill agreement, then you say, okay, everything comes to a standstill. We negotiate because we are very close to it, and therefore no proceedings in court take place or in arbitration take place. So in effect what we really are looking at is perhaps a scenario which may stretch beyond 2 or 3 years. That's what we are essentially looking at. I don't think it will stretch beyond 2-3 years. What happens in the meantime to the plant? Plant is being maintained, I'm told, by the institutions. Professor Iyer, See, would you agree with that? My point would be, see, there is a lot of bogey on the plant being not good. In fact, I had some good friends in the industry who said that this is junk and it has to be sold out. I didn't believe, because technically I have seen all these power plants in operation in the past, and I can very clearly tell you that within 3 months any company, like, and especially of the caliber of GE, which is the company of the inventor and it's one of the finest companies in the world, can retrofit these turbines within 3 months. And I do not agree with Mr. Kavle that it cannot be run on gas. It can be run on liquefied natural gas very well, because we are all... If the liquefied natural gas is available. Yeah, and it is available. Let me tell you. How will it come? See, Please I tell explain to me how it will come you to don't that need plant. cryogenic storage. You simply can transfer that across bunker. You can. How? Why not? By Why can't you tankers? transport with bunkers? Why can't you create a facility of a jetty over there? LNG. Oh, yes, that's what I'm telling you. So- The LNG terminal is not yet complete. So you has think to be that it takes completed. 8 months to complete a terminal Yes. in India? I Yes, do not it will think so. take. See, because let's look at Reliance, They Okay, we'll give you the contract for completing the terminal. Yeah, I will Do it in see. 3 months. Yeah, definitely. I'll prove to you, you get the right people, you can complete in 3 months or 4 No, months. I disagree with that. It will take 8 months to 1 year, according to the assessment that has been given. to And us. that too only when a standstill agreement is arrived at, and after all, everything else has been negotiated and all parties are satisfied. That is Because the day first after tomorrow, precondition. Professor Iyer, the point that Mr. Kavle is trying to make is this, please correct me if I'm wrong, कि जब तक हर एक की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पार्टी कोर्ट जा सकती है और इस पूरे के पूरे मामले में एक और रोड ब्लॉक लग सकता है, यदि आप खुद शुरू करने की बिल्कुल कोशिश सही। करते हैं। और Is that the position? जो कोई पैसा लगाएगा वो पहले ये चाहेगा कि इसमें सब पार्टीज का Clarity settlement हो गया, that there should be total है। clarity. Right. See, I have a very small point to make there. In this, the counter guarantee, the final counter guarantee was the central government. That's right. Not the state government. So we need to understand that position. So the owners of the entire negotiation, whether we like it or not, has to go back to the central government, because in this arbitration procedure, they are in a better position to negotiate. So we are simply complicating, because we are seeing Maharashtra, that power development company, having an equity as an agenda, because their equity can be bought by the government of India itself. It's a simple thing. And NTPC and GAIL entering is a great sight, because if that happens, I can tell you this project, definitely in a positive way, I'll give him the chance, 1 year में तो चालू हो सकता है, 2006, 6 महीने नहीं तो. और यदि शुरू हो जाता है, मान लीजिए यदि दाभोल दोबारा शुरू हो जाता है, तो महाराष्ट्र के लिए काफी सुविधा होगी। 2 रुपए 20 पैसे में हम बिजली लेंगे। 2 रुपए 20 पैसे में बिजली लेंगे, और जो अभी शॉर्टफॉल है पावर का काफी हद तक कम हो जाएगा माशाल्लाह। और इसके बारे में हम लोग और आगे बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने क्या कहा
श्रीनगर में इस पूरे इंसिडेंट के बाद। याद रहे, गुलाम नबी आजाद जी ने बात की है सिर्फ सहारा समय से। एक बार देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और फिर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे पावर जनरेशन के ऊपर। महाराष्ट्र में हमारे साथ इस वक्त हैं जयवंत कॉलेजी और प्रोफेसर अय्यर। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट मिस्टर गुलाम नबी आजाद हैड टू से इन श्रीनगर। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में मौजूद है गुलाम नबी आजाद, उनसे बाद में आप बात करना। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी इमीडिएट रिएक्शन क्या होगी जब कि कल बस जा रही है मुजफ्फराबाद, तो अभी इसके पहले ही अटैक किया मिलिटेंट से जो थ्रेट थी? ये तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, और इससे बस में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जो हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि बसें दोनों तरफ से आएंगी और जाएंगी, उस प्रोग्राम में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। कहीं आप मानते हैं कि सुरक्षा की कमजोरी है, क्योंकि ये हाई सिक्योर जोन माना जाता है जहां पर अटैक हुआ है, इसको आप कैसे? तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं। क्यों डरते हो? बड़े डरते हो यार। याद रखना, एक इंसिडेंट के बाद फिर कुछ नहीं होता। सर, जो मनोरंजन के इंतजाम किए गए थे उन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थे गुलाम नबी आजाद, जो ये कह रहे थे कि उनके जो इंतजामात है, जो मनोरंजन कार्यक्रम है यहाँ पे जो होस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने किया एक दिन के लिए, जो पैसेंजर्स मुजफ्फराबाद से आ रहे हैं, वो सारे मनोरंजन वैसे ही होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो अटैक है ये एक फ्रस्ट्रेशन की कड़ी है जो मान रहे हैं। जी, और हमारे संवाददाता बताते हुए किस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने ये साफ तौर पर कहा कि कार्यक्रम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पैसेंजर्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत वहाँ पर सभी लोग मौजूद होंगे। गुलाम नबी आजाद जी भी उसी के लिए वहाँ पर गए हैं। तो कार्यक्रम वैसे के वैसे ही होगा और कल सुबह बस ज्यों की त्यों अपने वक्त पर ही निकलेगी मुजफ्फराबाद के लिए। और फिलहाल हमारे साथ अभी भी हैं जयवंत कॉलेजी और प्रोफेसर अय्यर साहब। लेकिन इसके पहले कि हम अपनी बातचीत उनसे दोबारा शुरू करें, देखते हैं कि जहां तक बिजली का प्रश्न है, महाराष्ट्र में अभी स्थिति क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बिजली शॉर्टफॉल से उभरने के लिए 8 निजी क्षेत्र की कंपनियों से MOU साइन किया है। इसमें खास बात है कि सरकार ने एनरॉन प्रकल्प में सरकार की तरफ से हुई गलतियों को ना दोहराने पर भी पूरा ध्यान रखा है। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट इसी मुद्दे पर। राज्य में 3000 मेगावाट बिजली की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 8 निजी बिजली उत्पादन कंपनियों से करार किया है। 5 सालों में जो भी हमारे जो आवश्यकता है हमारे स्टेट की, वो आवश्यकता पूरी की जाएगी। हर एक को टाइम टेबल दिया है कि 6 महीने में क्या करना चाहिए, साल भर में क्या करना चाहिए, वो सारा उनको समय दिया है और उस समय के मुताबिक हर एक का मॉनिटर किया जाएगा। और जो जल्दी उसमें आगे बढ़ेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि अनुमानों पर नजर डालें तो यह प्रोजेक्ट सन 2010 तक पूरा होगा, जबकि राज्य में पावर शॉर्टफॉल तब तक 7700 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में 1250 मेगावाट की यह परियोजना काफी मददगार साबित होगी। इसे सफल करने के लिए सरकार ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को सहूलियतें भी दी हैं। एक नजर इन सहूलियतों पर। पावर प्लांट के लिए जगह उपलब्ध कराने में मदद, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट, प्लांट लगाने में लगने वाले संसाधनों पर 100% ऑक्ट्रॉय की छूट। दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति में राज्य सरकार कोई कर वसूल नहीं करेगी। राज्य के पहले निजी पावर प्रोजेक्ट यानी एनरॉन प्रोजेक्ट से मिले झटकों के बाद सरकार ने राज्य की बिजली आवश्यकता पूरी करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को मदद करने के साथ MOU में कुछ कठोर कदम उठाने का प्रावधान भी रखा है। एक नजर MOU के प्रावधानों पर। IPP को राज्य में ही प्रोजेक्ट स्थापित करना होगा। फ्यूल लिंकेज और अन्य क्लियरेंस मिलने के बाद भी IPP दूसरे राज्यों में स्थानांतरित नहीं हो सकती। MOU 1 वर्ष तक वैध रहेगा। इसे आगे बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास ही होगा। यदि MOU के अनुसार तय अवधि में कोई IPP सरकार की स्कीम का फायदा लेते हुए पावर जनरेशन नहीं कर पाता तो उस पर पेनाल्टी का प्रावधान रखा जाएगा। कुल बिजली उत्पादन का आधा राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर उस समय बिजली की आवश्यकता के अनुसार MSEB निर्णय लेगी। अभी बात ऐसी है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट कुछ कंसेशन देना चाहती है, तो जितनी भी पावर जनरेट होगी वो बिजली जनरेट होने के बावजूद उनके ऊपर एक बंधन डाला गया है कि उन्होंने 50% बिजली महाराष्ट्र में बेचना चाहिए।
अब ये जब महाराष्ट्र में बेचेंगे, जब भी एमएससीबी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये एमईआरसी तय करेगी। अगर समझो 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगते हैं और इसमें से अगर 6,000 मेगावाट अगर उनको स्टेट में बेचने का बंधन है, तो पहले एमएससीबी जाएगी एमईआरसी के पास, एमईआरसी से पूछेगी हम कितना पावर परचेस कर सकते हैं। अगर एमईआरसी बताती है हमको 5,000 मेगावाट पावर तुम परचेस कर सकते हैं, तो 5,000 में से 2,000 मेगावाट के लिए जो गारंटी दी है गवर्नमेंट ने दे दी है, और 3,000 मेगावाट के लिए एमएससीबी को अपना खुद का बिजनेस रिस्क लेना है। महाराष्ट्र में कुल 14,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसके बावजूद मुंबई शहर को छोड़ राज्य के सभी क्षेत्र बिजली की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जबकि इस कदम की सफलता पावर कट की समस्या सुलझाएगी। सहारा न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। And we still have with us Mr. Jayant Kale and of course Professor Iyer. Professor Iyer साहब, मैं चाहूंगा कि आप रिएक्ट करें कि ये नए जो MOU साइन हुए हैं, हाँ जी, उससे आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र आगे प्रगति की ओर किस तरीके से बढ़ेगा? देखिए, नंबर 1 पॉइंट है कि इसमें दो राय नहीं है कि ये जो आपने MOU साइन किए मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज ऐसा कोई स्टेप आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। मतलब एक स्टेट ने एक साथ 12,500 मेगावाट साइन नहीं किए ना। दूसरी बात है, इमीडिएटली हमको समझना चाहिए प्रैक्टिकलिटी में कि इसका जो मतलब साइन करने के बाद क्या करना है। देखिए, कंप्लीट अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो कम से कम 1 साल के ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की क्लियरेंस लगती है। एक ही क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ। और आज भी अगर आप इंटरनेशनल फंडर्स को देखें या नेशनल प्लेयर्स को देखें, समझिए कि नेशनल प्लेयर्स को इंडियन टर्फ का मालूम है और मालूमात है, फिर भी उनको क्लियरेंसेस इतने सारे लेने में उनको कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे। अगर जिस तरह से गवर्नमेंट आज तक चलती है उस तरह से काम करे ब्यूरोक्रेसी हमारी, तो इसको समझ के चलना पड़ेगा कि 4 से 5 साल तो उसको लगेंगे प्रोजेक्ट को। तो प्रैक्टिकली आप कैपेसिटी ऐड ही नहीं कर रहे। मेन कारण क्या है कि आज के दिन आपके पास कम से कम 20,000 मिलियन यूनिट्स की कमी है। जो हम मेगावाट की बात कर रहे हैं, बेसिकली वी शुड टॉक ऑफ द नंबर ऑफ मिलियन यूनिट्स वी आर इन डेफिसिट। तो इस सिनेरियो को अगर आपको पूर्ति करनी है तो यू नीड अदर सोल्यूशन। वन इज एनरॉन, द अदर सोल्यूशन वुड बी टाई अप विद एजेंसी लाइक पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, और उससे जो दूसरे स्टेट से आप जो बाई कर रहे हैं इस वक्त पावर, या दूसरे नेशनल ग्रिड से आप बाई कर रहे हैं, उस पावर को शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए परचेस करिए एट एन एफिशिएंट टाइम, जो कि पीक शॉर्टफॉल्स आपका कम करे। तो ये जो 2 प्रॉन्ग पॉलिसी, मतलब प्लान ए, एक तो क्या अभी हमारी जो कमी और जरूरत है उसको पूरा करें, और प्लान बी कि इनको भी फास्ट बिल्ड करें। दोनों नहीं करें तो नहीं काम होगा। राइट, काले साहब, जो इन्होंने बात बताई यहाँ पर कि MOU साइन करना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, लेकिन सरकारी क्लियरेंस यानी प्रशासकीय क्लियरेंस लेने में ही इतना टाइम लग जाता है ज्यादातर। तो क्या आपको लगता है कि इस बार फास्ट ट्रैक पर अगर इनको रखा जाए तो शायद एक वक्त कम हो जाएगा? ये बात सही है कि प्रशासनिक क्लियरेंसेस में टाइम लगता है, लेकिन हमारे शासन ने उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया है जिसके चेयरमैन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी जी, और वो सब बाकी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, उनको साथ बैठकर 45 दिन में एक क्लियरेंस देने का हमने वहाँ एक इंटेंशन 45 days. Wonderful. That's really wonderful. Now, as if it actually happens, that's wow. I will be very happy if I see that. But as Professor Iyer has pointed out, some clearances are with Government of India. That's right. Now we have to make efforts. There is a problem. I agree that it doesn't happen. However, the first step needed to be taken. It has been taken. Wonderful. So the first step has already been taken, and there is an intent, very clear intent, that all clearances should be done in 45 days. As far as the clearances which rest with the Government of India, that is with the central government, you will try and make all efforts to try and see to it that you get them as soon as possible. We, that is state government, will facilitate that. Wonderful. Now we are getting a lot of questions from all over the place. ये जो हम लोगों ने बात करी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर जो लोगों का प्रश्न आ रहा है, और मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ तकरीबन हर एक से सहानुभूति जताता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका, भाई आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2000 इधर से, 3000 मेगावाट इधर से, 20 मिलियन यूनिट उधर से, वो सब छोड़िए, आप हमें बताइए कि पूना में पावर कट होना कब से बंद होगा, ये आप बताएं। That is a very difficult question to answer. Because unless capacity addition takes place, it is very difficult to say when that will happen. But we are doing something for Pune, something very interesting. This is Chandrasekhar Lankeshwar from Pune. Joy भी पुणे से भी लिख रही हैं, बाकी सब लोगों ने भी पुणे से लिखा है. When are you going to get rid of power cuts? I mean, this is good enough. Whatever you're doing, but we are doing something slightly innovative about Pune. You know, usually we talk about load shedding. What we are now talking about as a on a pilot basis for Pune is load sharing.
Normally we say that Pune will shed load for 3 hours a day and so much load will be shed, let's say 200 megawatt will be shed. We are saying that on an experimental basis we will allocate let's say 500 megawatt for Pune, and if Pune makes energy conservation measures like let's say fitting of CFL lamps or changing of industrial shift timings, if there is an energy conservation measure and if Pune can satisfy its demand within 500 megawatt, then there is no need for load shedding. So instead of load shedding, we are talking about load sharing, and for that metering will have to be done on the periphery of Pune. A lot of people are also asking, now this is really wonderful and I hope it works, but that requires a lot of effort from the people of Pune themselves. Most importantly, सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि पुणे के लोग ही इसमें सम्मिलित होकर के शामिल होकर काम करें तो ही ये सफल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न जो सामने बार बार आ रहा है वो है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग विंड पावर, इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी। इसके बारे में बहुत बात हो रही थी, तो कोस्टल एरियाज में ये बात हो रही थी कि सी बेस्ड टर्बाइंस भी लगाई जाएं। सऊदी अरेबिया में शायद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं हम लोग। Like sea turbine technology in India has not been tried on a commercial scale so far, but on wind energy we have done a lot of work. करीब 400 मेगावाट की हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी हुई है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रिस्पेक्ट. तमिलनाडु, which is more favorably placed in terms of wind energy, have done more, but we have also done a lot, and our regulatory commission has recently passed an order. कितना टैरिफ रहेगा, कितने मेगावाट तक हम लेंगे, उन्होंने हमको एक टारगेट दिया है कि 2007 तक 750 मेगावाट एडिशनल विंड एनर्जी की कैपेसिटी लगे, और हमने पावर परचेस एनर्जी परचेस एग्रीमेंट करना चालू कर दिया है. रिसेंटली वी हैव साइंड एनर्जी परचेस एग्रीमेंट ऑफ अबाउट 100 मेगावाट. 750 मेगावाट तो हो जाएगा. And a lot of other people are also asking about जहां तक बिजली की चोरी का प्रश्न है, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उससे भी बहुत लॉस होता है. See, our losses today are 35%. They have come down from 38%. That is, within a year, we have been able to bring it down to by about 3% or so. But this is a big problem, and a lot of efforts are required. Recently, we took a drive, और हजारों में जो आंकड़े लगते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस पर और जहाँ से चोरी होती है, हजारों की तादाद में हमने वो रिमूव किए हैं. People have been arrested, and a lot of good work has been done by our people. ये सिर्फ रिमोट एरियाज में नहीं बल्कि बड़े शहरों में ज्यादा होता है, और इंडस्ट्रियल एरियाज में तो बहुत ज्यादा होता है. इंडस्ट्रियल एरियाज में फॉर्चुनेटली वी कैन नाउ से दैट विद एनर्जी अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, वो फीडर जो है वहाँ पर मीटर लगेगा और कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में भी मीटर लगेगा, और उस फीडर पर लॉस कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके हमको टारगेट्स दिए हैं रेगुलेटरी कमीशन ने, और हमारे करीब सब इंडस्ट्रियल फीडर्स अब वो टारगेट रेंज में आ गए हैं. तो हम ये कह सकते हैं, और हमारे ऊपर एनर्जी रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है सुपरविजन के लिए, हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल थेफ्ट जो है उस पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है. वंडरफुल. दिस इज राजू राइटिंग फ्रॉम सोलापुर कि आप लोगों ने एमओयू साइन किए हैं, लेकिन जहां तक परचेज रेट का प्रश्न है उसके बारे में भी कोई डिस्कशन हुआ है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. उसमें प्रोसीजर ये रहेगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नोटिफिकेशन निकला है रिसेंटली जी, जो भी परचेस होगा वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही होगा, और हमको ये पहले कदम उठाना पड़ेगा. हमको रेगुलेटरी कमीशन के पास जाना पड़ेगा, उनको ये डिमांड सप्लाई स्टैटिस्टिक्स दिखाना पड़ेगा, उनको ये बोलना पड़ेगा कि ये इतना हमारा जो शॉर्टेज है, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स इतने मेगावाट के हम लगाना चाहते हैं, उसकी आप मान्यता दीजिए. इतने मेगावाट्स हम सेंट्रल सेक्टर से खरीदना चाहते हैं, वो भी पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए मान्यता दें, और जो शॉर्टेज रहता है हमारे हिसाब से वो करीब 3000 मेगावाट रहेगा जो हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन दें. जब वो परमिशन मिलेगी तब हम थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग पावर परचेस करेंगे. इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो एमओयू के कंपनीज हैं उन्हीं से ये परचेस होगा, क्योंकि स्टेट के बाहर से भी हम पावर परचेस कर सकते हैं. मान लीजिए गुजरात में एक प्रोजेक्ट है और वो हमको बेचना चाहता है, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग में उसकी प्राइस कम आती है, तो हमको वो लेना पड़ेगा. राइट जी. एक बहुत बड़ी पॉइंट है जो मैंने देखा कि हमेशा हम लोग मिस करते हैं. सी, महाराष्ट्र इज द नंबर 1 स्टेट इन कैप्टिव एंड को जनरेशन कैपेसिटी जी, और ये कैप्टिव और को जनरेशन इंडस्ट्री के पास है. जब हमने लगाया था
और मोहम्मद लाल साहब के साथ काम किया था। इट वाज स्टैंडर्ड अल्कली एट थाना बहादुर रोड जी। इसमें 35 मेगावाट की कैप्टिव पावर प्लांट लगी थी और उसमें ऐसी सिचुएशन थी कि एनर्जी बैंकिंग की सिचुएशन आई। आज वो दे आर एबल टू बैंक विद द एमएससीबी इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे डोंट प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर देयर प्लांट, दे सेल पार्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पीक पीरियड टू देम एंड दे डू एन एनर्जी बैंकिंग। और ये जो सिनेरियो है बड़ा क्लासिकल सिनेरियो है। इसके अंदर से वी कैन ऐड एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू 500 मेगावाट्स इन द महाराष्ट्र स्टेट बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड कैप्टिव कैपेसिटी जो है ये को जनरेशन कैप्टिव में है, ये विंड एनर्जी में है और ये फ्यूचर में अगर आप देखें तो मेरे पास तो एमईटी जैसा इंस्टीट्यूशन आ गया था और उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पागे वो बोलते हैं यार हमारी सारी बिल्डिंग में सोलर एनर्जी करवा दीजिए। और देयर इज एन आइडिया कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स which is moving. That's right. And the interesting point is the carbon credit is only available worldwide to projects below 20 megawatt. I was with the International Hydro Association people and also the Non-Conventional Energy Association people last month in Delhi. And they told me it's so exciting that it is the micro projects that are now qualifying for international carbon credits. Iska matlab hai you can fund these projects at lower cost, you can get debt and you can do it fast because the size 20 or 30 megawatt can come up in short time, in 6 to 8 months. So let's have a parallel strategy. Let's not put all our eggs in one basket. You have declared, please find other solutions for Maharashtra. Let's make the whole energy mix more interesting. Right, so effectively what you really are saying is that you go the conventional route and also look for various alternative sources of energy and integrate all of them, if that is possible. Absolutely. Fortunately, our regulatory commission has now passed orders on captive power purchases from bagasse-based cogeneration plants, purchases from wind energy, and there is now some movement towards setting renewable portfolio standard. That is, out of the energy that we sell, a certain percentage, up to a certain percentage, we must buy from renewable sources, so that we look at the future also. When slowly our conventional sources come to an end, there has to be something that is to be developed till then. So they have made it compulsory on all utilities, including MSCB, to do that. Right, but so in effect what I'm really getting from you right now is, from whatever you've said and whatever Professor Iyer has also said, is that for the first time you really have a government that actually means business in a long time. सबसे पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में कोई ऐसी सरकार आई है जिसने वास्तविकता में एक ऐसा स्टेप उठाया है जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। और दूसरी चीज ये है कि शायद क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, realistic corrective measures are really being taken. Would you agree with that? One can say that measures are being taken now. Okay, I'll add very little. And Professor Iyer, in your estimation, if all this goes on, just like the way Kaule Sahab had started, and he said that even if 50% of the plans come to fruition, and the problems will be solved to a very large extent. Now, would you agree with that? See, I tell you, I have been in the management principle. I do not like the game of roulette, where you throw a coin and dice and say we get 50%. You are executing 12,500 megawatt. Let's go seriously and try to execute 12,500 megawatt. Do you think it will be executed? It can be. Not it can be. Do you think it will be, considering the present scenario? See, I'll tell you, it will be, but it will be done in 6 years or 7 years, if they go in the pace at which they have gone all these years, because there is a precedent to all the situation. We have never seen our governments being serious. We drove away 40 people who signed MOUs just 4 or 5 years back, and those MOUs were But that was 5 years ago. We're talking about now. Yeah, but 5 years things have not changed, sir, in the government. Right, and we still have a skeptic right here with us, Professor Iyer. But Jawan Kaule Sahab promises. They say your worst critic should be next to you. So he's next to me. जी हाँ, निंदक को हमेशा अपने साथ रखिए, तुलसीदास जी ने भी ये कहा है। लेकिन जयवंत काले साहब जी के मुताबिक इस बार सरकार बहुत ही गंभीर रूप से चल रही है और उन्होंने खुद को एक 45 दिन की डेडलाइन दी है और साथ में ये भी कहा है कि केंद्र से जो भी परमिशन आनी है, जो भी स्वीकृति केंद्र से चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत जल्द काम किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ तक पावर जनरेशन का प्रश्न है, हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि होगा, हो सकता है कि शायद कावले साहब असल में सफल हो जाएं, क्योंकि अगर वो सफल होते हैं तो हम सब सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए प्रोफेसर अय्यर साहब, थैंक यू सो मच। जयवंत काले जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड वी हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने की साबरमती आश्रम के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज दांडी यात्रा भी खत्म हो गई है, 75वीं वर्षगांठ है दांडी यात्रा की आज, उसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी और साथ में आप मिलेंगे दो बहुत ही खास मेहमानों से। सो डोंट गो अवे, वील बी राइट बैक।